नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, तोमर के बेटे पर मोदी ईडी की कार्यवाही क्यों नहीं। बड़वानी में कहा, एमपी को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें एक ही ओबीसी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सतना में चुनावी सभा के बाद बड़वानी के राजपुर में राहुल गांधी ने कहा कि तोमर के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद मोदी और ईडी ने कार्यवाही क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है, मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे की। इससे पहले सतना में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे। केंद्र में आते ही नेशनल जातीय जनगणना कराएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ी। कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी सांसद बोले, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ गई है। दिल्ली के रावस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट के बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश हो रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। वे पिछले 38 दिन से हिरासत में हैं। उन्हें 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था। 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड और 3 दिन के लिए बढ़ा दी। फिर 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला, हमें नतीजे चाहिए, हमारे दखल पर ही एक्शन क्यों। केजरीवाल सरकार बोली, बारिश से एयर क्वालिटी बेहतर हुई, ओड इवन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 10 नवंबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस असाउद्दीन अमातुल्लाह की बेंच ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे। शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए गुरुवार रात में बारिश हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद एक्शन मोड में बीजेपी, विपक्ष पर हुई हमलावर। जी हां दोस्तों, जातिगत गणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हमलों का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी कुछ ही माह बाद होने वाले आम चुनाव 2024 से पहले अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी तक पहुंच बनाने का अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी सूत्रों ने गुरुवार को एनडीटीवी को दी। दरअसल दोस्तों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह तथा नितिन गडकरी सहित शीर्ष नेताओं ने अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए पिछले हफ्ते दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 10 राज्यों से आए 40 नेता भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जावेद अख्तर ने जय श्री राम का नारा लगाया, बोले हिंदुओं की वजह से सहिष्णुता कायम, राम सीता की भूमि पर पैदा होना गर्व की बात। जी हां दोस्तों, गीतकार जावेद अख्तर ने गुरुवार को कहा कि देश में सहिष्णुता हिंदुओं की वजह से ही है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भगवान राम और माता सीता की भूमि पर पैदा हुआ हूँ। जावेद अख्तर ने कहा कि हिंदुओं की सोच बहुत बड़ी है, उन्हें अपनी बड़ी सोच ही रखनी चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। जावेद अख्तर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और मंच के सामने बैठे लोगों से भी जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। जावेद अख्तर ने कहा कि वैसे तो मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बहुत सम्मान करता हूं। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा हैं। रामायण भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसी वजह से मैं कार्यक्रम में शरीक होने आया हूं। जब भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो ख्याल भगवान श्री राम और माता सीता का ही आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के राज्यपाल को खरी खरी, आप आग से खेल रहे हैं, ये गंभीर मामला है। जी हां दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, यह लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह नहीं अटकाया जा सकता। आप यह नहीं कर सकते कि विधानसभा का सत्र ही गलत था। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान क्यों नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार और राज्यपाल से कहा कि हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए। पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं है, यह गंभीर चिंता का विषय है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल को सीधे सीधे कोर्ट ने
फटकार लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि आप आग से खेल रहे हैं, इस तरीके से सरकार कैसे चल पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मांझी बोले नीतीश को खाने में जहर दिया जा रहा, कहा इसी वजह से वे महिलाओं का अपमान और जिंदा मंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बीच का विवाद थम नहीं रहा है। शुक्रवार को विधानसभा गेट पर धरने पर बैठे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के खाने में कोई विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है, उन्हें गद्दी से हटाने के लिए किसी और को सीएम बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके कारण ही वह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी विधानसभा में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी देते हैं तो कभी मंत्री अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देने की बजाय जिंदा मंत्री पर ही फूल चढ़ाने लगते हैं। गुरुवार 9 नवंबर को विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्खता के कारण मांझी सीएम बने। इसके खिलाफ पूर्व सीएम आज विधानसभा में धरना दे रहे हैं। बीजेपी भी उनके साथ है। विपक्ष ने इसे दलित नेता का अपमान बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम, ये कंपनी भारत में शुरू करने जा रही है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस। जी हां दोस्तों, देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तेजी से बदल रहा है। बेहतर यातायात सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रेनें, सस्ती फ्लाइट, रैपिड मेट्रो के साथ ही अब देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। देश की प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने 2026 में भारत में एक ऑल इलेक्ट्रिक टैक्सी हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए कैलिफोर्निया बेस्ड एक प्रमुख इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कंपनी आर्चर एविएशन के साथ समझौता किया है, जिसे बोइंग, यूनाइटेड एयरलाइन और स्टेनलेटिस जैसे ब्रांड्स की सपोर्ट प्राप्त है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस साझेदारी के तहत भारत में ऑपरेशन के लिए कंपनी आर्चर से 200 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुमार विश्वास की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान हटाए गए। रोड रेज की घटना के बाद हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, कवि कुमार विश्वास की वीआईपी सुरक्षा यूनिट में तैनात सीआरपीएफ के कमांडो और जवानों को ड्यूटी से हटा लिया गया है। सीआरपीएफ ने यह एक्शन 2 दिन पहले रोड रेज की घटना के बाद लिया। वहीं दोस्तों सुरक्षा बल एजेंसी ने दूसरे कमांडो बैच की तैनाती कर दी है। मामला यूपी के गाजियाबाद का था। यह घटना 8 नवंबर को उस समय हुई थी जब कुमार विश्वास गाजियाबाद से अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। एक डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि कुछ सशस्त्र कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं कुमार विश्वास की टीम की तरफ से भी थाने में शिकायत की गई थी कि उनके काफिले में एक कार घुस गई और उनके वाहनों को टक्कर मारने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने विरोध किया तो कार चालक ने हमला कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा था कि हमले के आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 घंटे में बनी राम मंदिर की थीम पर रंगोली। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी रंगोली में शामिल किए गए। जी हां दोस्तों, मनमोहक और विशाल रंगोली सूरत के एक मॉल में बनाई गई, जिसकी थीम राम मंदिर पर थी। रंगोली की खास बात यह थी कि रंगोली बनाने में छोटी बच्चियों ने अहम योगदान दिया। दोस्तों इसमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया था। रंगोली को बनाने में लगभग 25 किलो रंगों का इस्तेमाल किया गया। वहीं इसे बनाने में 25 से 26 घंटे का समय लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय मूल के न्यूजीलैंड बल्लेबाज ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप में तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय मूल के सचिन रविंद्र ने इतिहास रच दिया है। श्रीलंका के खिलाफ मंच में रविंद्र ने 42 रन की पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सचिन रविंद्र ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। दरअसल दोस्तों सचिन रविंद्र अब वर्ल्ड कप के इतिहास में 25 साल की कम उम्र से पहले किसी एक वर्ल्ड कप एडिशन में ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन तेंदुलकर ने 1996 के वर्ल्ड कप में कुल 523 रन बनाए थे। उस दौरान सचिन की उम्र 25 साल से कम थी। वहीं अब इस वर्ल्ड कप में सचिन रविंद्र ने 9 मैचों में 565 रन बना लिए हैं। रविंद्र की उम्र इस समय केवल 23 साल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में फ्री वाईफाई की सुविधा देने वाली पहली कंपनी बनी टाटा की विस्तारा एयरलाइंस। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा के दौरान कुछ घंटों तक आप दुनिया से कट जाते हैं। विमान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में दोस्तों आप फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। हालांकि अब फ्लाइट मोड का अंत होने वाला है। टाटा समूह की विमानन कंपनी विस्तारा ने उड़ान के दौरान यात्रियों के लिए वाईफाई सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही विस्तारा एयरलाइन विमान में इंटरनेट सेवा देने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। दरअसल दोस्तों टाटा सन्स और SIA के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइन ने हाल ही में बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर विमानों में फ्री इंटरनेट सेवा देने का ऐलान कर दिया था। यह सुविधा फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI और लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे के बीच मिल रही है। अब कंपनी एयरबस 321 नियो में भी इस सेवा का विस्तार करने जा रही है। सभी यात्री उड़ान के दौरान सीमित समय के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अब व्हाट्सएप कॉलिंग हुई ज्यादा सुरक्षित। मेटा ने रोल आउट किया प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, एक्सेस नहीं हो सकेगी लोकेशन। जी हां दोस्तों, मेटा की इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कॉलिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल फीचर रोल आउट कर दिया है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ साथ यह एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन होगा। इस फीचर को अनेबल करने के बाद आपकी आईपी एड्रेस किसी को नहीं दिखेगी। इसके अलावा यूजर्स की लोकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस और जासूसी जैसे थ्रेट्स ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपकी लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों अभी आईपी एड्रेस के जरिए किए गए कॉल के लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद अब कॉलिंग के दौरान कॉलर्स के लोकेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों व्हाट्सएप से कॉल करना नॉर्मल कॉल करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन बनने वाला है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 72 अंक की तेजी के साथ 64,904 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा। एनटीपीसी टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को मामूली तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 72 अंकों की तेजी के साथ 64,904 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 30 अंकों की तेजी रही। यह 19,425 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एनटीपीसी, ओएनजीसी और टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 महीने शराब मत पीजिए तब जाकर आपका दिमाग रिपेयर होना शुरू करता है, स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को शराब की लत है या उससे जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। अगर कोई इंसान 7.3 महीने तक अगर शराब को छोड़ देता है तो उसके दिमाग की डैमेज हुई कोशिकाएं सुधरने लगती है, ठीक होने लगती है। यह खुलासा एक स्टडी में हुआ है। ज्यादा शराब पीने वाले लोगों को अल्कोहल यूज डिसऑर्डर AUD से जूझना पड़ता है। ज्यादा शराब पीने से दिमाग के कोर्टेक्स के बाहरी हिस्से की परत पतली हो जाती है, बाहरी परत पर झुर्रियां आ जाती है। इसकी वजह से लोगों के फैसले लेने की ताकत कम हो जाती है। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक अगर कोई इंसान लगातार 7.3 महीने तक शराब पीना बंद कर देता है तो उसके दिमाग का कोर्टेक्स की बाहरी परत ठीक होने लगती है। इसका फायदा अगले महीने से ही दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप भी शराब के एडिक्ट हैं और आपको लगता है कि आपकी मानसिक हेल्थ थोड़ी खराब होती जा रही है शराब की वजह से, तो आप लगातार 7.5 महीने तक कोशिश कीजिए कि शराब ना पिएं। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 22% का उछाल। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 10.60 लाख करोड़ रुपए आए सरकार की झोली में। जी हां दोस्तों, मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 22% का उछाल देखने को मिला। 1 अप्रैल से 9 नवंबर 2023 की अवधि पर 10.60 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के रूप में मिले। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बजट में तय लक्ष्य का 58% प्रत्यक्ष कर सरकार की झोली में अब तक आ चुका है। सीबीडीटी ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का प्रोविजनल डेटा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में 9 नवंबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में स्थिर ग्रोथ देखने को मिली। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.37 लाख करोड़ रुपए रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, शिवसेना किसकी है ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। रावत बोले बस इलेक्शन कमीशन शिंदे को मालिक मानता है। अजीत पवार दिल्ली निकले। जी हां दोस्तों, शिवसेना पार्टी के सिंबल और नाम को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पार्टी के 2 धड़े हैं, एक धड़ा शिवसेना UBT है जबकि दूसरा शिवसेना शिंदे गुट है। इलेक्शन कमीशन ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। उद्धव गुट ने आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। इसी बीच उद्धव गुट के नेता संजय रावत ने कहा कि शिवसेना का निर्माण बाला साहेब ठाकरे ने किया था और अब उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। रावत ने आगे कहा कि अगर आप पाकिस्तान जाकर शिवसेना के बारे में पूछेंगे तो वह भी कहेंगे कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की है, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को नहीं पता यह शिवसेना किसकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन बोले मौजूदा आर्थिक विकास दर पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए है, ना काफी। जी हां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से मौजूदा समय में विकास कर रही है उससे पर्याप्त संख्या में रोजगार का सृजन कर पाना असंभव है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश को पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए सालाना 8 से 8.5% की दर से
आर्थिक विकास करना होगा। यह कहना है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। दरअसल दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग में वीडियो लिंक के जरिए अपने संबोधन में रघुराम राजन ने कहा कि देश की आबादी की जरूरतों और रोजगार के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि भारत 8 से 8.5% की दर से विकास करे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर की 6 से 6.5% की आर्थिक विकास दर दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर नजर आती है, लेकिन हमें जितनी संख्या में रोजगार की जरूरत है उस हिसाब से आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। धनतेरस पर सोना चांदी हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, देश भर में एक दिन के बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हुई है। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने का महत्व धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा है। इस मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। पुराने समय में मान्यता चली आ रही है कि धनतेरस पर सोना चांदी या अन्य किसी कीमती धातु को खरीदने से घर में लक्ष्मी आती है। यही वजह है कि इस मौके पर लोग जमकर सोना चांदी से बनी चीजें खरीदते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सोने चांदी के दाम पता होना जरूरी है। दरअसल दोस्तों बात करें आज के दाम की तो दोस्तों दिल्ली में आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का रेट 60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का रेट 55,850 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर 71,106 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश में एक ही IP एड्रेस से 47 बार हुआ था एक्सेस। जी हां दोस्तों, कैश फॉर क्यूरी यानी कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से पूछताछ की थी। 9 नवंबर को कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट को 6-4 मतों से मंजूरी दे दी, यानी कि इस रिपोर्ट के पक्ष में 6 सांसदों और विरोध में 4 सांसदों ने वोट डाले। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल करने और अपने लोकसभा अकाउंट का लॉगिन ID और पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर करने के आरोप लगाए थे। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले महुआ के मामले में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और IT मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी। IT मंत्रालय की रिपोर्ट में कमेटी को बताया गया कि महुआ का लोकसभा अकाउंट दुबई में एक ही IP एड्रेस से 47 बार एक्सेस हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 2 IPS अफसर ED के निशाने पर पूछताछ के लिए जारी किए समन। जी हां दोस्तों, महादेव ऐप मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के 2 IPS अफसरों को भी समन जारी किया है। ED ने यह समन उनसे पूछताछ के लिए जारी किया है। महादेव ऐप मामले को लेकर ED लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके निशाने पर हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए थे। जांच एजेंसी हाल ही में एक शख्स के बयान के आधार पर दावा किया गया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के परिवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। हालांकि ED ने कहा था कि यह जांच का विषय है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जांच एजेंसी ने असीम दास नाम के युवक को गिरफ्तार किया। इस युवक पर आरोप है कि इसने चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पैसे का बड़े स्तर पर लेन देन किया है। ED असीम दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। ED महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उसके परिवर्तकों के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और शुभम सोनी यानी कि महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ अधिकारियों में से आरोपियों में से एक द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा बोला हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं। आतंकी पन्नू की एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने वाली धमकी की भी जांच हो रही। जी हां दोस्तों, कनाडाई मंत्री का कहना है कि उनका देश हर धमकियों को गंभीरता से लेता है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने वाली धमकी को लेकर ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बाबलो रोड्रिग्स ने कहा कि धमकी वाले वीडियोज की जांच हो रही है। यह हमारे लिए गंभीर मुद्दा है। हर धमकी की गंभीरता से जांच होती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि भारतीय बिजनेस के बहिष्कार का आह्वान था। दरअसल दोस्तों खालिस्तान समर्थक और भारत में प्रतिबद्ध संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक नया वीडियो जारी कर 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित कैफे खुला। CJI चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन हुआ। जी हां दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट परिषद में एक खास कैफे का उद्घाटन किया। CJI ने मिट्टी कैफे के आउटलेट का उद्घाटन किया। ये कैफे पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। इस अवसर पर एक छोटे सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी किया गया जिसमें दिव्यांगों ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर राष्ट्रगान भी सांकेतिक भाषा में गाया गया। इस कैफे की शुरुआत
शुरुआत 2017 में हुई थी। इस कैफे के जरिए विशेष रूप से सक्षम लोगों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का उद्देश्य है। अब तक 4000 से अधिक लोगों को सशक्त बनाया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धनतेरस पर पूरे देश में हुआ 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार, 27,000 करोड़ रुपए का बिका सोना। जी हां दोस्तों, धनतेरस के मौके पर पूरे देश के बाजारों में गजब की रौनक नजर आ रही है। धनतेरस से शुरू हुए 5 दिवसीय दीप महोत्सव के त्योहारों पर बाजारों में उत्साह है। तो ट्रेडर्स फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर मौके पर पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार देखने को मिला, जिसमें 27,000 करोड़ रुपए के सोने या उसकी ज्वेलरी लोगों ने खरीदी है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड समिट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि धनतेरस पर सोने, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं का लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 तोला सोना कितना ग्राम होता है? जी हां दोस्तों, और आप जानते हैं कि 1 तोले सोने में कितने ग्राम शामिल होते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।